हेलो बच्चों, एएमबी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं अशोक वर्मा। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। आज रिएक्शन वाला जो पार्ट है, इस चैप्टर से जो भी रिएक्शन आती हैं, जितनी भी रिएक्शन आती हैं, जिस तरीके से भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं 20-25 साल के अंदर, उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के मैं आया हूँ। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये वीडियो, अगर आप अच्छे से देख पाएंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन जो आया है एग्जाम्स की दृष्टि से, स्क्रीन पर आपकी मौजूद है। निम्न में SN1 रिएक्शन कौन सा कंपाउंड है जो फास्ट देगा, जब तेज देगा? पहला कंपाउंड CH3CH2Cl, दूसरा CH3CHCl CH3, CH3 का होल थ्राइस CCl और CH3 का होल ट्वाइस CaCl3। तो चारों कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से SN1 रिएक्शन फास्ट कौन देगा? देखिए, जहां तक रिएक्टिविटी का सवाल है SN1 की जो रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री में सबसे फास्ट देगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये आपको रिएक्टिविटी याद रखनी पड़ेगी। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे फास्ट देगा, और उसके बाद 2 डिग्री में, और सबसे कम रिएक्टिविटी जो होगी वो 1 डिग्री की होगी। ये आप SN1 के केस में याद कर लेना। तो SN1 यहां पर ये चेक करें 3 डिग्री कौन सा है। तो देखिए आप, ये हेलोजन एटम इस कार्बन पर अटैच है, तो इस कार्बन से केवल एक कार्बन अटैच है, इसका मतलब 1 डिग्री है। ये हेलोजन एटम जिस कार्बन अटैच है, क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, मैं बना देता हूं यहां CH3CH, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां चेक कीजिए, ये जो हेलोजन एटम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हेलोजन एटम कहां अटैच है? इस कार्बन पर अटैच है। यानी कि ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है? ये 2 कार्बन से अटैच है, एक तो इससे और एक इससे। इसका मतलब है ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये। इसमें आ जाइए, ये हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, इससे देखिए आप, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो कहानी कुछ ये नजर आएगी आपको, इस तरीके से Cl। तो ये हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3, यानी कि ये 3 डिग्री है। और लास्ट आपको ये देख पा रहे होंगे शायद, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में स्ट्रक्चर बना देता हूं इसकी, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl। देखिएगा, ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो केवल 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब 2 डिग्री है ये। तो SN1 के केस में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है कंपेरिजन टू 2 डिग्री के, और सबसे कम रिएक्टिव होता है 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा फास्ट जो देगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो देगा, यानी 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा फास्ट देगा। ये क्वेश्चन आपका कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है। इसके बाद मैं समझता हूं समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूं, SN2 करूं, यहां SN1 की जगह SN2 करूं, तो ठीक उसकी उल्टी कहानी हो जाएगी। SN2 के केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होगी 1 डिग्री की होगी, उससे कम 2 डिग्री की, और सबसे कम जो होगी वो 3 डिग्री की होगी। इस तरीके से आप रिएक्टिविटी ऑर्डर पहचान सकते हैं। अब निम्न में SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देगा? SN2 रिएक्शन फास्ट कौन देगा? 1 डिग्री वाला, यानी 1 डिग्री वाला, ये वाला पहला वाला अच्छा लगेगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, SN1 और SN2 से कौन फास्ट देगा, कौन फास्ट, या SN1 में कौन फास्ट देगा, या SN2 में कौन फास्ट देगा, या SN1 में कौन सबसे स्लो देगा, या SN2 में कौन सबसे स्लो देगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान रख लेना। SN1 तो याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं। SN1 का मतलब क्या है? तो 1 नंबर, SN1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है। अब SN1 के केस में तो 1 आ रहा है, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, 2 डिग्री उससे कम, और सबसे कम 1 डिग्री। अगर SN2 के केस की बात करूं तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। ये SN2 की कहानी है। जब 1 होगा वहां 3 से शुरू होगा, या 2 होगा वहां 1 से शुरू होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनमें से कौन रिएक्शन सबसे ज्यादा तेज देगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उसमें पहचानना सीख लें कौन सा कंपाउंड 1 डिग्री। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो केवल उस कार्बन से केवल एक ही कार्बन अटैच है, इसका मतलब वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उससे केवल 2 कार्बन एटम अटैच है, इसका मतलब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उसमें 3
हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उससे केवल 3 कार्बन और अटैच है, वो 3 डिग्री है। और 2 डिग्री में हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उससे केवल 2 कार्बन एटम अटैच होने चाहिए, इसका मतलब वो 2 डिग्री है। तो SN1 SN2 के केस में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। SN1 और SN2 की मैकेनिज्म भी पूछी जाती है कभी कभी, और उसमें मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। SN1 में इन्वर्जन होता है और उसमें एक रेशमाइजेशन भी है। तो वो रेशमाइजेशन कहाँ होता है और इन्वर्जन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं इरेज करता हूँ, मिटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, इथाइल ब्रोमाइड एल्कोहलिक केवल के साथ उबालने पर क्या देता है? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड एल्कोहलिक KOH के साथ उबालने पर क्या देता है? When ethyl bromide react with alcoholic KOH, वाटर में इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या देता है? देखो एल्कोहलिक KOH से अपने उबालेंगे तो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला CH3CH2Br इस तरीके का, और एल्कोहलिक KOH है तो KOH बाद में है लेना, एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH के साथ जब भी हम इसको गर्म करेंगे तब क्या होगा देखिएगा, KBr बनेगा और एक H निकल के यहाँ OH पहुंच जाएगा, पानी बनेगा, और यहाँ बचा CH2, ये CH2 एथिलीन बनता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O इस तरीके से बनता है, एथिलीन बनता है, इसका नाम है एथिलीन। जब एल्कोहलिक यूज करेंगे तो एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन, इथाइल ब्रोमाइड जलीय KOH के साथ उबालने पर क्या देता है? इथाइल ब्रोमाइड पर थोड़ा सा अंतर है लिखने का। इथाइल ब्रोमाइड जलीय, यहां एल्कोहल की जगह जलीय होता है, यानी एक्वस होता, जलीय KOH के साथ उबालने पर क्या देता है या क्या बना देता है? एल्कोहलिक की जगह आपको जलीय है, एक्वस है। When ethyl bromide react with aqueous potassium hydroxide to give, क्या देगा? इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला CH3CH2Br, ये इथाइल ब्रोमाइड जलीय का फॉर्मूला तो वही है, पर यहां लिख देना जलीय, बस उतना अंतर है, या इंग्लिश में लिखना एक्वस। अब यहां क्या बनेगा? यहां पर KBr निकल जाएगा, OH यहां अटैच हो जाएगा, यानी CH3CH2Br और प्लस आपका हो जाएगा KBr, यानी कि यहां बनेगा, सॉरी गलत हो गया, CH3CH2OH होगा, क्योंकि CH3CH2 ये OH जुड़ेगा, KBr हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, यानी यहां बनेगा इथाइल एल्कोहल। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये शब्द नहीं देखते हैं कि एल्कोहलिक KOH है या जलीय KOH है। अगर जलीय KOH होगा तो एल्कोहल बनेगा, और अगर एल्कोहलिक KOH होगा तो एल्कीन बनेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लगातार। मैं समझता हूं कि हर 1 साल के बाद ये क्वेश्चन एनविलेस्ड हुआ है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है SN1 SN2 के केस का, तो मैंने करा दिया आपको सारा। क्लोरोफॉर्म वाला, हाँ, क्लोरोफॉर्म के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, क्लोरोफॉर्म को कलर बोतल में क्यों रखा जाता है, मैंने पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन आपको अपलोड किया है। पर क्लोरोफॉर्म का लैब मेथड भी बहुत बार पूछा गया है, और उससे पहले एक क्वेश्चन 5 बार रिपीट हुआ है 10 साल में, वो है DDT। DDT क्या है और DDT किस प्रकार से बनाया जाता है? ये बहुत बार 5 बार ये रिएक्शन आई है इन 15 सालों में। इन 15 साल में 5 बार पूछा गया है DDT के बारे में। DDT क्या है, DDT क्या है और ये कैसे बनाया जाता है, और इसका प्रिपरेशन क्या है, और ये कैसे बनाया जाता है। DDT के बारे में, DDT क्या है, पहले इसका नाम मैं बता देता हूं आपको, समझा भी दूंगा। पैरा डैश डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो
ट्राई क्लोरो मैथेन को DDT कहते हैं। एक चीज तो ये दोबारा अच्छे से मैं लिख दूं, वैसे दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो, और अच्छे से मैं थोड़ा सा राइटिंग इस प्रकार से शायद समझ में ना आ रही हो, मैं और धीमे धीमे डाई DI डाई क्लोरो CHLORO क्लोरो डाई क्लोरो डाइफेनाइल डाई PHYN PHE NYL डाइफेनाइल डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राई क्लोरो TRI ट्राई क्लोरो पैरा पैराडैश भूल गया मैं, पैरा पैराडैश डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राई क्लोरो मैथेन METHANE मैथेन को हम DDT कहते हैं। ये बनता कैसे है? ये बनता है क्लोरल से, और क्लोरल का फॉर्मूला होता है क्लोरल CCl3CHO, ये का नाम होता है क्लोरल CCl3CHO। देखो अच्छे से देख लेना, CCl3Cl का नाम था क्लोरल CHLORAL क्लोरल, या ट्राई क्लोरो एसेटल्डिहाइड को हम क्लोरल कहते हैं। इस तरीके से इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा क्लोरोबेंजीन के साथ, तो क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूं। इस तरीके से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है। ये दो मॉलिक्यूल मैं आपके सामने ले लेता हूं। ये क्लोरोबेंजीन है आपका, तो जाहिर है हर कोने पर कार्बन, हर कार्बन के साथ एक एक H, तो जिस H का मैं यूज करूंगा उसी को मैं दिखा देता हूं। ये H मैंने यूज किया, यहां से एक H मैंने ये यूज किया, और मैंने यहां से इस तरीके से ये पानी निकाल दिया। तो देखिए ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच रहता है, तो डेफिनेटली यहाँ डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा। और क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए इसकी स्ट्रक्चर, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखा दूं, यहाँ पर H दिखा दूं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ये भी है, ऐसे करके खोल के दिखा दिया मैं। तो एक बॉन्ड जुड़ जाएगा इसके साथ और एक बॉन्ड जुड़ जाएगा इसके साथ, तो कहानी कुछ ये नजर आएगी आपको। CCl3 C सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये रिंग और ये रिंग आपको इस तरीके से नजर आ जाएगी। ये बेंजीन और ये आपका एक रिंग यहाँ इस तरीके का, ये DDT है, प्लस HHO प्लस H2O, यानी पानी हमारे पास निकल जाएगा। इसका नाम देखिएगा कैसे आता है, देखिएगा ये ग्रुप यहाँ है और यहाँ से ग्रुप है यहाँ अटैच है, तो डेफिनेटली इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला पैरा होता है। तो ये पैरा क्योंकि पैरा दो है, तो पैरा इसके लिए, पैरा डैश इसके लिए, किसी के लिए मान लो पैरा डैश डाई क्लोरो, दो Cl है, दो Cl पैरा पर है। डाइफेनिल, देखिए एक फेनिल बेंजीन ये रहा और एक फेनिल ये रहा, तो दो फेनिल है, डाई क्लोरो ये रहा, डाइफेनिल ये रहा, तीन Cl आपको नजर आ रहे होंगे, देखो ट्राई क्लोरो। अब इसमें दो कार्बन है, सॉरी मैं एथेन होगा बेटा, गलत कर दिया मैंने। पैरा डैश डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, क्योंकि कार्बन है दो हैं एथेन। यहाँ पे देखिएगा ये दो कार्बन है, तो दो कार्बन के प्रीफिक्स आता है H और A, यानी इसमें सफिक्स जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से DDT बनता है। DDT किसे कहते हैं वो भाषा, ये आपको इतनी लाइन लिखनी है। पैरा डैश डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राई क्लोरो एथेन को हम DDT कहते हैं। और ये कीटनाशक है DDT, आपने बहुत नाम सुना होगा, खेतों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। उनको कीटनाशक दवाओं के रूप में इसका यूज होता है, कीड़े मकोड़े मारने के लिए इसका यूज होता है। तो ये बनता कैसे है, क्लोरल की क्रिया, जब भी हम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है ना, और क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल हम लेंगे तब जाकर के हमारा DDT का फॉर्मेशन होगा। क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल, उसमें से एक क्लोरोबेंजीन से H निकाल दें, दूसरे से भी H, और क्लोरल से एक O वाटर निकाल दें, उन सबको जोड़ दें। इस प्रकार से DDT का हमारा फॉर्मेशन होता है। यानी पैरा डैश डाई क्लोरो डाइफेनाइल ट्राई क्लोरो एथेन को हम DDT कहते हैं। इस तरीके से DDT का क्वेश्चन लगभग 15 साल में 5 बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन DDT क्या है या DDT किस में यूज होता है, DDT से संबंधित बहुत बार पूछा गया। एक फ्रीऑन 12 भी मैंने कई बार बता दिया आप लोगों को, फ्रीऑन 12 का कहाँ यूज हुआ, फ्रीऑन 12 कैसे बनता है, उसकी प्रिपरेशन क्या है वो मैं आज बता दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए इसके बाद में आप शुरू करते हैं फ्रीऑन 12 क्या होता है। फ्रीऑन 12 को हम कैसे बनाएंगे, फ्रीऑन 12 ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और भाई इसको आप बार बार बनाएं, इसकी स्ट्रक्चर बार बार इसको
समझने की कोशिश करें। कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, क्योंकि ये पूरा का चैप्टर आप जो मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, ये पूरा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना कुछ पड़ता नहीं। तो क्लोरोबेंजीन से डीडीटी हम ऐसे हम बना सकते हैं। कन्वर्जन में पूछा गया है क्लोरीन से डीडीटी बनाइए या क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाइए, तो आपको अपने आप ध्यान रखना है कैसे बनता है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका बूट्स रिएक्शन, बहुत बार पूछा गया। बूट्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, बूट्स फिटिंग रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन और कार्बेल एमीन रिएक्शन भी कई बार पूछी गई है। इस चैप्टर से इतनी रिएक्शंस बनती हैं, ज़्यादा रिएक्शन है नहीं। मैं एक एक रिएक्शन को करवा देता हूँ। बहुत सिंपल रिएक्शन है, एक बार देख लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन पूछी गई हैं। और सबसे पहली रिएक्शन इससे चैप्टर की आती है बूट्स रिएक्शन। बूट्स रिएक्शन क्या होती है? ये आती है, 2 मिनट में इसकी भी कहानी खत्म कर देता हूं। बूट्स रिएक्शन WURTZS रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन। बूट्स रिएक्शन पर आती बहुत है। एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ये ड्राई ईथर है, इसकी प्रेजेंस में हम जब इसको गर्म करते हैं तो एक मॉलिक्यूल और एल्किल हैलाइड का हम यूज करेंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल और मैं RX ले लेता हूं। दोनों RR जोड़ दीजिए आप, तो R सिंगल बॉन्ड R, और आपका बन जाएगा प्लस Na के साथ में X। NaX2 कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? सोडियम की वैलेंसी 1, हेलोजन की वैलेंसी 1, तो डेफिनेटली NaX2 नहीं बनेगा। अगर यहाँ मैग्नीशियम होता तो MgX2 बन जाता, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ नहीं बनने वाला। तो NaX लिख सकता हूँ मैं। अब मैं आ जाता हूँ कंपाउंड पे। C2H5Br ले लूँ या CH3Cl ले लूँ, CH3Br। अगर मिथाइल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से करूँगा, देखिएगा आपसे कोई बोले मिथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कीजिए सोडियम के साथ, तो आप समझ जाना भाई सोडियम आ गया एल्किल हैलाइड के साथ में, यानी RX है ये, तो समझ जाना बूस्ट रिएक्शन का काम होगा। यानी एक मॉलिक्यूल और अपने आप इसमें ऐड कर देना है, अपने दिमाग का यूज करना है यहाँ। तो ये CH3, ये Br, दोनों RR में जोड़ दूं, ये वाला R, ये वाला R, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaBr। तो यहाँ पर Br का 2 है, यहाँ Na का 1 है, तो मैं ट्वाइस कर लूँ Br के, यहाँ पे भी ट्वाइस कर लूँ। इस तरीके से बूस्ट रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। तो एल्किल हैलाइड की जब भी बात करूंगा मैं सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आप समझ जाना कि बूस्ट रिएक्शन से है। तो ये बूस्ट रिएक्शन की बात होगी खत्म। इसके बाद बूस्ट फिटिंग रिएक्शन है। एक फिटिंग रिएक्शन है, मैं बात करूंगा बूस्ट फिटिंग रिएक्शन की। बूस्ट फिटिंग रिएक्शन की यहाँ पर बूस्ट फिटिंग, बूस्ट तो लिखा ही हुआ है, फिटिंग और लिख लेता हूँ, वैसे क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो आगे जो रिएक्शन है वो बूस्ट फिटिंग रिएक्शन, बूस्ट फिटिंग रिएक्शन, बूस्ट फिटिंग रिएक्शन। एल्किल हैलाइड बूस्ट पे, एल्किल हैलाइड यूज होता है। तो फिटिंग में एरिल हैलाइड को मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करूंगा एल्किल हैलाइड के साथ। एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड कर लूंगा, एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड कर लूंगा, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा AR और R, यानी AR सिंगल बॉन्ड R प्लस NaX। इसे कहते हैं बूस्ट फिटिंग रिएक्शन। एक एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल, दूसरा एरिल हैलाइड का मॉलिक्यूल। एरिल मतलब यहाँ बेंजीन रिंग जुड़ी होगी। मैं एक रिएक्शन में काम खत्म करता हूँ अपना, यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लेता हूँ आपका इस तरीके का, ये आपका बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर Br में जोड़ दूँ। ये ब्रोमोबेंजीन की क्रिया सोडियम से करता हूँ, सोडियम से करने के बाद में CH3Br, ये एल्किल हैलाइड। तो देखिएगा आपको क्या बनेगा, क्या बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक प्रोडक्ट बनेगा। ये आपको CH3 यहाँ जोड़ दीजिए, ये टॉलिन बनेगा प्लस NaBr। इस तरीके से ट्वाइस कर लें और यहाँ पर ट्वाइस कर लें। थोड़ा सा फास्ट मैं इसलिए करा रहा हूँ भाई, सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, आपकी समझ में सारी बातें आ जाए। तो बार बार इसको देखेंगे। एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड कर लेंगे आप, दूसरा मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड कर लेंगे, और सोडियम के साथ आप इसको रिएक्ट कर देंगे। रिएक्ट करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा, उनका कॉम्बिनेशन जो फॉर्म होगी वो आपके सामने इस तरीके से बूस्ट
फिटिंग रिएक्शन आपकी होती है। नेक्स्ट रिएक्शन बुट्स फिटिंग, बुट्स हो गई, बुट्स फिटिंग हो गई। अब फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? केवल फिटिंग रिएक्शन अगर आती है तो क्या होती है फिटिंग रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, दोनों एरिल हैलाइड का यूज होता है। एरिल हैलाइड, एराइल हैलाइड आर एक्स, दोनों एराइल होंगे, और सोडियम वहां पर भी सोडियम ही होगा, तो देखो गजब बात है, आर एक्स होगा, और यहाँ पर दोनों आर आर जुड़ जाएंगे, ए आर, और प्लस एन एक्स, ट्वाइस एन एक्स, यहाँ पे ट्वाइस कर लीजिए आप। अब देखिए अगर मैं यहाँ ब्रोमोबेंजीन लूँ तो देखिए ये ब्रोमोबेंजीन है, ये आपका ब्रोमोबेंजीन बी आर, सोडियम के साथ रिएक्शन 2 ले लूँ डायरेक्ट, और यहाँ पर एक और ब्रोमोबेंजीन मैं बना देता हूँ, ये ब्रोमोबेंजीन हमारे पास ये रही, तो आप ये बॉन्ड, ये आपका पूरा बवाल निकल जाएगा, दोनों के दोनों रिंग आपकी जुड़ जाएंगी इस तरीके से एक साथ, तो बाइफेनिल का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, ये प्रोडक्ट बनेगा, और प्लस NaBr, ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। तो बुट्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल, बुट्स फिटिंग में एक है एल्किल हैलाइड का, एक एरिल हैलाइड का, और फिटिंग में दोनों को दोनों एरिल हैलाइड के। तो थोड़ा सा कॉम्बाइंड रिएक्शन है, थोड़ा ऐसा लगता है पता नहीं इन तीनों में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर कंफ्यूज होना नहीं है, आपको बार बार वो ध्यान रखना है कि फिटिंग में क्या है, बुट्स में क्या है। बुट्स में दोनों एल्किल हैलाइड, बुट्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड, और फिटिंग में दोनों एरिल हैलाइड। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ जोड़ने का तरीका भाई सब में सोडियम ही सोडियम है साथ में, तो और कोई विशेष इन तीनों में अंतर नहीं है, बस ये अंतर है। तो ये इस प्रकार से ये नेमिंग रिएक्शन के नाम से आती है। बुट्स रिएक्शन लिखी है, बुट्स क्या होती है, फिटिंग रिएक्शन लिखी है, फिटिंग क्या होती है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके आते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है, यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज करते हैं बुट्स रिएक्शन में। आखिर ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं? एक बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आया है और पूछा गया है, मैं देखता हूं कहां पूछा गया है, किस सन में पूछा गया है। ड्राई ईथर का यूज करते हैं, ये 2011 में पूछा गया है, और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बुट्स अभिक्रिया में शुष्क ईथर की क्या उपयोगिता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ड्राई शुष्क ईथर तो सबको पता है यूज होता है बुट्स अभिक्रिया में, लेकिन इसकी क्या वैल्यू है, इसी को क्यों यूज किया गया, ये क्वेश्चन बनता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मेरे विचार से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुट्स अभिक्रिया में ड्राई ईथर का क्या यूज है, क्या उपयोगिता है बुट्स अभिक्रिया में? बुट्स अभिक्रिया में ड्राई ईथर की उपयोगिता क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। बुट्स अभिक्रिया में शुष्क ईथर की क्या उपयोगिता है? अब इसका आंसर क्या है? अगर बुट्स रिएक्शन में ड्राई ईथर ना होकर के उसमें जल मिक्स होता तो वो एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता, वो एल्कोहल का निर्माण कर लेता। इसीलिए वो निर्माण ना हो उसको रोकने के लिए, एल्कोहल ना बने, इसलिए वहां पर ड्राई ईथर का यूज किया गया, पानी वाली ईथर का यूज नहीं किया गया, नम ईथर का यूज वहां नहीं किया गया। आपसे क्वेश्चन होगा, मैं लिखूं इसको, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने मैं बोल देता हूं फिर दोबारा से। बुट्स अभिक्रिया में शुष्क ईथर की क्या उपयोगिता है? आपको लिखना है बुट्स अभिक्रिया में शुष्क ईथर की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि वहां पर एल्कोहल का फॉर्मेशन, अगर हम वहां पर पानी लें, पानी वाली ईथर लें, नमी वाली ईथर लें, मॉइस्चर वाली ईथर लें, तो वहां पर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। उसको रोकने के लिए हमें ड्राई ईथर का यूज करते हैं। आगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप मैं चाहूँ तो लेकिन लिखने में बहुत टाइम लगेगा, आप कहो तो लिख कर देता हूँ। एल्किल बुट्स अभिक्रिया में, बुट्स रिएक्शन में ड्राई ईथर है, शुष्क ईथर का उपयोग क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। शुष्क ईथर तो यूज करते हैं, पर क्यों करते हैं, बात वो है। इथाइल एल्किल हैलाइड जल की उपस्थिति में एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। एल्किल हैलाइड लिखो, बोलो, ठीक है लिख देता हूं। एल्किल
एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, उपस्थिति में एल्कोहल का फॉर्मेशन, उपस्थिति ढंग से भी नहीं लिखा गया, उपस्थिति, उपस्थिति में एल्कोहल का फॉर्मेशन या निर्माण, एल्कोहल का निर्माण कर देता है। इसलिए यहां शुष्क ईथर का यूज किया जाता है कि एल्कोहल का निर्माण ना। बस ये इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छी। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, 2 बार पूछा गया इन 15 साल में, 2 बार केवल आया ये क्वेश्चन, 2011 में और 2015 में। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, एनिलीन से क्लोरोफॉर्म का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? एनिलीन से क्लोरोफॉर्म का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? एनिलीन से क्लोरोफॉर्म का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? एनिलीन से क्लोरोफॉर्म का टेस्ट किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है एनिलीन से क्लोरोफॉर्म का टेस्ट? एनिलीन से जो क्लोरोफॉर्म बनता है, एक रिएक्शन है कार्बेल एमीन रिएक्शन, बहुत नेम बढ़िया रिएक्शन है कार्बेल एमीन रिएक्शन, कार्बेल एमाइन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है इसलिए मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। अगर कार्बेल एमाइन भी आए रिएक्शन लिखी तो वही रिएक्शन लिखी जाएगी। एनिलीन की क्रिया C6H5NH2 होता है एनिलीन का फॉर्मूला। एन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से हम करें CaCl3 से, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये एल्कोहलिक है। और देखिए ये कार्बेल एमीन रिएक्शन है, बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड, C6H5N यहाँ से, C6H5N, C यहाँ से ले लीजिए, NC, ये होता है फेनिल आइसोसाइनाइड, प्लस K और Cl रिएक्ट होगा तो Cl3 तो K 3 होने चाहिए, तो थ्राइस KCl हम कर लें, थ्राइस KCl प्लस H के देखो यहाँ से 2 निकले, ये 1 3 हो गए और 3 H ये 6 हो गए, 3 हो गए तो थ्राइस H2O। तो ये होता है फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है। और ये बहुत ही दुर्गंध वाली गैस होती है, बहुत ही अजीब सी गैस होती है, आप उसको सूंघ नहीं सकते, ये मान के चलिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। तो अब आप समझ जाना कि जब बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल है, जब हमने इसका यूज़ किया है तो ये आपका क्लोरोफॉर्म के टेस्ट में इसका उपयोग किया जाता है। ये रिएक्शन आपको देनी है, या आ जाए कार्बेल एमीन रिएक्शन क्या होती है, तब भी आपको यही रिएक्शन यूज़ करनी है। कार्बेल एमीन रिएक्शन में भी यही आती है। यहाँ पर कार्बेल एमीन में एल्किल एमीन का भी यूज आप कर सकते हैं RNH2 पर, इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है यहाँ इसमें, इस केस में कार्बेल एमीन केस में। तो RNH2 क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH या NOH ये यूज करके बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड। कार्बेल एमीन रिएक्शन भी नेम रिएक्शन बहुत बार इस चैप्टर से पूछ ली, ये आगे वाले चैप्टर में भी है, एमीन वाले चैप्टर में भी है, पर यहाँ इसका ज़्यादा यूज है नहीं, पर एक शब्द आ गया मैंने, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन था तो इसलिए मुझे बताना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही चल रहा है। DDT क्या होता है ये मैंने करा दिया, एनिलीन क्या होता है ये भी मैंने करा दिया, बुर्स रिएक्शन में शुष्क ईथर की क्या उपयोगिता है ये भी मैंने करा दिया। और इसके बाद में विहाइड्रोहेलोजनीकरण सेट-जेफ रूल का एक क्वेश्चन आया है, ये मैं करा देता हूँ आपको। चलिए, किसी एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण की अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। किसी एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण की क्रियाविधि, सेट-जेफ रूल शायद तुमने पढ़ा हो कभी, सेट-जेफ रूल का यहाँ यूज होता है। मैंने ये जो मेरी पिछली वीडियो है मैंने डाला है सेट-जेफ का, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बनेगा, कौन सा कंपाउंड कम बनेगा। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, किसी एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण यानी डिहाइड्रोहेलोजनेशन वाली बात चल रही है
किसी एल्किल हैलाइड के डिहाइड्रो हेलोजनेशन की रिएक्शन का मैकेनिज्म आपसे पूछा गया है। मैं लिखता हूं पहले इस क्वेश्चन को। किसी एल्किल हैलाइड के किसी एल्किल हैलाइड के किसी एल्किल हैलाइड के हैलाइड के विहाइड्रो हेलोजनीकरण विहाइड्रो विहाइड्रो हेलोजनीकरण, इसको हिंदी में ये कहते हैं और इंग्लिश में डिहाइड्रो हेलोजेनेशन कहते हैं। किसी एल्किल हैलाइड के विहाइड्रो हेलोजनीकरण की अभिक्रिया की रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको पूछी है की अभिक्रिया। देखिएगा, मैं एक रिएक्टर लेता हूं और इसमें 2-ब्रोमोपेंटेन लिया गया है। 2-ब्रोमोपेंटेन देखिएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो है, मैंने Br लगा दिया। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। आप यहाँ H लगा दें, H2 और H2 और H2 H3 सॉरी। अब KOH के साथ एक्शन कर दे। KOH का मतलब है, अगर मैं तोड़ूं तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव टूटेगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ KOH, K पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। देखिए, अब हेलोजन एटम इस कार्बन पर अटैच है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये वाला भी बीटा कार्बन, यानी कि जहां पर हेलोजन एटम अटैच है वो अल्फा कार्बन, उसके बराबर वाले जो भी है वो बीटा कार्बन। तो KBr तो निकल जाएगा आपका यहां से, यानी माइनस KBr हो जाएगा। और H, या तो H यहां से निकाल दो आप या H यहां से निकाल दो। दोनों प्रोडक्ट बनाता हूं मैं यहां। पहले मैं H यहां से निकालता हूं तो कहानी कुछ ये हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और आपका CH मैंने यहां से निकाला है तो डबल बॉन्ड CH2 आएगा प्लस KBr आपका है और प्लस H2O आपका निकलेगा, क्योंकि OH यहां से और H जो आपने निकाला था वो यहां से। अगर ये करूं तो यहाँ पे इसको आप एरो लिख सकते हो, KBr और माइनस H2O ऐसे करके। तो बना क्या, 1 2 3 4 5 पेंटीन 1 बन गया आपका। ये 1 लिखते नहीं, पेंटीन आपका बन गया, या पेंटीन 1 भी लिख सकते हो। अगर मैं इससे निकालता H तो क्या बनता, देखिए आप यहाँ पर मैं OH नेगेटिव KOH, तब बनता क्या, तो मैं यहां से H निकाल रहा हूं। अब देखिएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका CH2 सॉरी मैं थोड़ा जगह यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ पे देख लीजिए CH3, ये आपका CH2, ये वाले भी आपका CH2। यहाँ से मैं H निकालता हूँ तो यहाँ एक H कम हो जाएगा CH, फिर डबल बॉन्ड CH, यहाँ से Br निकाल दिया और सिंगल बॉन्ड CH3, तो निकलेगा वही KBr माइनस KBr माइनस H2। मैंने 2 बार लिखा है, मैंने एक ही बार लिखा है इसको। तो देखिए यहाँ क्या बना, 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन बना। अब देखिएगा इसमें से ज्यादा कौन बना, कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगा, माइनर मिलेगा, कौन सा मेजर मिलेगा, यहाँ पर हमें चेक करने हैं। यहाँ पर सेट जेफ का रूल काम करता है, इसको आप अंडर ब्रैकेट कर लीजिए। जहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, उसको आप अंडर ब्रैकेट करें। ये वाला मैंने अंडर ब्रैकेट कर लिया। अब आप देखिए इस साइड में केवल एक एल्किल छूटा है, मैंने केवल एक ही साइड में कार्बन छूटे हैं। इस साइड में, दोनों साइड में कार्बन छूटे, इधर भी छूटा है और इधर भी छूटा है। तो इस तरीके से जहां पर ज्यादा साइड में ब्रांच छूटे, ज्यादा साइड में कार्बन छूटे, समझ लेना वो कंपाउंड ज्यादा बनेगा, यानी कि ये ज्यादा बनेगा, ये अधिक वाला है, और ये कंपाउंड जो बनेगा ये कम वाला बनेगा। ये सेट जेफ रूल यही बताता है कि कौन सा जो एल्कीन है, कौन सी ज्यादा बनेगी, कौन सी कम बनेगी। ये आपका क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट।
ये आपका 81% ब्यूटीन है और ये आपका 19% दिखा रहा है। ये आपका 81% बना है और ये आपका केवल 19% बना है। और ये कहानी बताई थी सेट-जेफ रूल ने। अगर सेट-जेफ रूल आता है तब भी आपको यही रिएक्शन देनी है, एल्किल हैलाइड यूज करना है और ऐसा एल्किल हैलाइड यूज करना है जो 2 डिग्री वाला हो। 2 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड को यूज करने के बाद में एल्कोहलिक KOH का तो उसको रिएक्ट करना है। अब उसमें ये देखना है बीटा कार्बन वाला कौन सा है, तो बीटा 2 आपको नजर आएंगे। ये जब अल्फा कार्बन है तो इसके सामने एक ये बीटा होगा, दूसरा बीटा ये होगा। पहले H यहाँ से निकालना है, तब देखना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर H यहाँ से निकालना है, तब देखना क्या प्रोडक्ट बनेगा। फिर डबल बॉन्ड वाली चीज को आप अंडर ब्रैकेट कर लें। अंडर ब्रैकेट करने के बाद में आपको ये देखना पड़ेगा किस साइड में एल्किल ज्यादा है, किस साइड में ज्यादा सब्स्टिट्यूट छूटा है, वो प्रोडक्ट आपका ज्यादा बनेगा और जहां पर कम छूटा है वो प्रोडक्ट आपका कम बनेगा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बेटा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हर क्वेश्चन की तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं महसूस होगा जब बार बार उसको लिखते रहेंगे, बार बार उसका रिविजन करते रहेंगे, तो फिर वो कठिन नहीं लगेगा। आगे मैं चलता हूं, आगे क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने पोस्ट एक्शन करा दिया आपको और DDT वाला मैंने करा ही दिया आपको। इथाइल क्लोरोफॉर्म वाला भी मैंने आपको करा दिया और हुन्स-डीकर रिएक्शन भाई बहुत आती है। हुन्स-डीकर रिएक्शन मैं करा देता हूं पहले। हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है? हुन्स-डीकर अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर, हुन्स-डीकर, हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है? हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन वसीय एसिड जो होते हैं ना, फैटी एसिड, फैटी एसिड जो होते हैं उनका सिल्वर साल्ट का यूज करेंगे हम, यानी कि वसीय अम्लों का सिल्वर लवण लेंगे हम, RCOOAG, सिल्वर साल्ट हो गया। फैटी एसिड क्या होते हैं? RCOOH, उसका सिल्वर साल्ट, H निकाल दो, Ag जोड़ दो। फैटी एसिड सिल्वर, वसीय अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे और उसको रिएक्ट करेंगे हम ब्रोमीन के साथ में। ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर लें या क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और अब आप देख पाएंगे तो RBr से अटैच हो जाएगा, RBr बन जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी CO2 और प्लस एक बचा Ag और Br बन जाएगा, यानी AgBr। ये है हुन्स-डीकर रिएक्शन। इसकी जगह आप एराइल हैलाइड भी है, मैं कंपाउंड ले लूं CH3COOAG का रिएक्शन करूं मैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, तो आप देख पा रहे हैं CH3 ये रहा, Br यहां से, तो CH3Br बन जाएगा, प्लस CO2 आप देख पा रहे हैं ये रहा, CO2 बन जाएगा और प्लस AgBr जो ये हम बचा एक Ag और एक Br, AgBr बन जाएगा। इसकी जगह आप C6H5 भी ले सकते हैं, यानी एराइल भी लेते हैं, ArCOOAG, मैं सिर्फ जनरल रिएक्शन लिखता हूं, प्लस Br2 इक्वल टू CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो Ar आपका बन जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CO2 प्लस AgBr। अगर मैं इसको रिएक्शन में करूं ढंग से तो C6H5 COOAG प्लस Br2, आप देख पा रहे होंगे C6H5Br इस तरीके का और प्लस CO2 और प्लस AgBr, ये आपका प्रोडक्ट है। ये हुन्स-डीकर रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है इस चैप्टर से। मैं समझता हूँ जितनी भी रिएक्शन पूछी गई है वो मैंने सब करा दी है, एक आध और बचती है तो मैं उसको भी करा देता हूँ। आयोडोफॉर्म टेस्ट मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन में मैंने आपको करा दिया है। ऐसे कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप होता है CH3 और आपका C सिंगल बॉन्ड OH और ये H ग्रुप होता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, या CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ये मैंने आयोडोफॉर्म वाले उसमें कंपाउंड में करा दिया है। पर आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, वो शायद मैंने नहीं कराया, एक बार आया है रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन के नाम से। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, ये पूछी गई है आपसे। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिएगा, तो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में लिख देता हूँ एल्कोहल कीटोन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन पूछी जाती है।
तो आपको सिर्फ रिएक्शन ही देनी है, हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म में 3 क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये मैंने करा दिया एक बार, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको ये दे दिया लेक्चर पूरा पूरा, कौन देगा कौन नहीं देगा। लेकिन फिर भी मैं एक रिएक्शन आराम से यहाँ लिख देता हूँ, 2 मिनट का काम। इथाइल एल्कोहल की क्रिया आयोडीन और NaOH से करता हूँ मैं, और एसीटोन की भी करता हूँ। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH2OH प्लस आयोडीन प्लस NaOH, ये गिरा। अगर मैं एसीटोन को ले लूँ, CH3COCH3 प्लस आयोडीन प्लस NaOH, ये सब आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो आयोडीन यूज हो रही तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, क्लोरीन है यूज है तो क्लोरोफॉर्म हो जाती, Br हो जाता ब्रोमोफॉर्म हो जाती है, सभी हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर मैं इनको करूं तो देखिएगा, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ से मालूम कर लीजिए, एक कार्बन से क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, जो क्लोरोफॉर्म को CaCl3 होता है। अब देखिए, अब इसमें बचा एक कार्बन, एक कार्बन वाला एसिड, एक कार्बन वाला एसिड का साल्ट बनेगा, सोडियम साल्ट, यानी HCOOH होता है एसिड, और साल्ट बना देंगे HCOONA, सोडियम साल्ट प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड प्लस पानी H2O। ये इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपके बनेंगे, सोडियम आयोडाइड, ये पानी इस तरीके से बनना है, सोडियम, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं एसीटोन लेता हूँ, तब यहाँ पर देखिएगा, एक कार्बन वाले को मैं क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, CHI3, सॉरी यहाँ I3 है, आयोडोफॉर्म की बात चल रही है, I3 हो, CHI3 प्लस, अब बचे 2 कार्बन वाला एसिड, कौन सा होगा 2 कार्बन वाला, CH3COOH होगा, और इसका सोडियम साल्ट H निकाल दो, सीधे Na जोड़ देना, तो CH3COONA प्लस आगे क्या होगा, NaI यानी सोडियम आयोडाइड, और प्लस आपका हो जाएगा H2O। तो इस तरीके से हेलोफॉर्म आ जाए, क्लोरोफॉर्म आ जाए, ब्रोमोफॉर्म आ जाए, कोई सा फॉर्म आ जाए, आपको बस फॉर्म में रहना है, धड़ाधड़ उस रिएक्शन को कर देना है कि भाई इसका नाम होगा, इस तरीके से इसका काम होगा। बिल्कुल सही चल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को है तो अपना कमेंट में लिख सकता है उधर, कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा तरीका पढ़ाने का है, वो सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना आ रहा है, और कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। देखिए, मेरी गलती मुझे पता नहीं लग पाएगी, आप लोग मुझे बता सकते हो सर आप यहाँ गलती कर रहे हैं, और उस गलती को मैं उस गलती में सुधार करने का प्रयास करूँगा, और प्रयास से ही धीरे धीरे। देखिए, मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी वो मैं कॉपी पे लिख करके बना रहा था, मेरे बच्चों ने कई बार मुझसे कहा कि सर ये वीडियो हिल रही है, मेरे ये थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, मैंने उसको चेंज किया, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, थोड़ा पढ़ाने के तरीके में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो कैमरा के सामने पहले मैं नहीं बोला था, पहले कभी मैंने फेस नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे मैं, अब मुझे थोड़ा सा अनुभव होता चला जा रहा है, अब मुझे कैमरा के सामने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर पहले आया करती थी, स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो बनाया करता था तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन था, पर अब नहीं है। और कुछ आप लोगों ने भी बहुत सारा प्यार दिया है, मैं अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं और उससे सीखने की भी प्रयास कर रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे मैं अब कुछ क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर से लैब मेथड का आता है, लैब मेथड का क्वेश्चन मैंने कभी इस क्वेश्चनों को, जब यूपी बोर्ड चल रहा था, जब NCERT नहीं आई थी, तब मैं वो कराया करता था, पर मैं अब नहीं कराता हूँ, हो सकता है आ जाए, तो ये मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों के लिए। बाद बाकी इससे चैप्टर जितनी भी रिएक्शन थी, इससे बाहर कोई रिएक्शन नहीं जाएगी, बस इसमें मैंने करा दी है, इसमें इससे अंदर ही इतने सारे क्वेश्चन आएंगी, तो आप लोग इसको जरा देख लीजिए, थोड़ा सा 2, 4, 5 मिनट का जो भी समय आपका लगेगा, मैं यहाँ प्रयास करता हूँ उस चीज़ को समझाने के लिए। लैब मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म इस चैप्टर की है, एक लैब मेथड इथाइल ब्रोमाइड भी है, पर मुझे लगता है कि क्लोरोफॉर्म ज़्यादा अच्छी है मेरे विचार। तो क्लोरोफॉर्म को आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, उसको याद कर लीजिए, और उससे आता भी बहुत है। तो लैब मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, लैब में क्लोरोफॉर्म किस प्रकार से बनाया जाता है, लैब मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, लैब मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है, वो आपको समझना है, याद करना है थोड़ा सा।
10 मिनट का भी आप समय दे देंगे। वैसे प्रयास करूंगा कि सारा यही समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी आप जब रिविजन करेंगे तो धीमे धीमे वो समझ में बात आपको आएगी। तो पहली रिएक्शन आपको एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं आप। फ्रॉम एल्कोहल, पहला प्रोसीजर है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, और दूसरा प्रोसीजर है फ्रॉम एसीटोन, फ्रॉम एसीटोन। ये दो प्रोसीजर है, एल्कोहल से भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं आप, एसीटोन से भी आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी उसमें बताया था आइडोफॉर्म रिएक्शन में, एल्कोहल भी लिया था और एसीटोन भी लिया था, पर वो इंडस्ट्रियल था, लैब में नहीं था। इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बनाना है तब क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, वो मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको करा दिया था। अब लैब में कैसे बनाया जाएगा वो प्रोसेस अलग है। तो लैब में कैसे बनाया जाएगा वो प्रोसेस अलग है, उसमें एक फिगर भी आपको मिलेगा, उस फिगर को मैं प्रिपेयर करूंगा यहाँ बोर्ड पर। तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर को अब हम पहले रिएक्ट कर देंगे पानी के साथ में। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, फर्स्ट प्रोसेस CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर को पानी के साथ में रिएक्ट करेंगे बेटा, तो बनेगा क्या देखिए आप, CaOH और एक OH ये ना बनेगा बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा। अब क्या बचा, Cl2 बचा और क्लोरीन हमारे पास, ये रहे क्लोरीन। फर्स्ट स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट कर देंगे वाटर के साथ, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन हमारी रिलीज होगी। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, इथाइल एल्कोहल का हम यूज करें, CH3CH2OH, इथाइल एल्कोहल का यूज कर लें हम, और इथाइल एल्कोहल का यूज करने के बाद इसमें क्लोरीन के साथ में हम इसको रिएक्ट कर दें, जो हमारी यहाँ बनी है क्लोरीन प्लस Cl2। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास CH3CHO, CH3CHO यानी कि CH3CHO बन जाएगा, CH3CHO। देखो कहाँ कहाँ से आया, CH3 ये पूरा बवाल खत्म हो गया, Ca खत्म हो गया, H खत्म हो गया, OH है, H2 बचा और Cl2 बचे, यानी प्लस ट्वाइस HCl में लिख सकता हूँ। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इसका नाम है। अब एसिटाल्डिहाइड को मैं क्या काम करता हूँ, इस एसिड थर्ड स्टेप में इस एसिटाल्डिहाइड को CH3CHO को फिर दोबारा से मैं रिएक्ट करता हूँ किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, फिर दोबारा से तो बनेगा ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। 3 H यहाँ से निकलेंगे, 3 H निकल 3 Cl यहाँ जुड़ जाएंगे, CCl3CHO। ओहो कुछ याद आ रहा है, क्लोरल है ये, DDT में इसी का यूज हुआ था क्लोरल का, CCl3CHO, और 3 H निकलेंगे बाहर, 3 Cl से रिएक्ट होंगे तो थ्राइस Cl, तो 6 Cl यूज हो गए, हम थ्राइस कर लें, इसका नाम क्लोरल होता है। ये DDT में क्लोरोबेंजीन के साथ हमने जब रिएक्ट किया था तब वहां इसका यूज हुआ था। अब क्लोरल बन गया, इसकी क्रिया इससे कर देंगे, ये जो हमने ऊपर बनाया है इन दोनों के रिएक्शन। तो यहाँ देखिएगा, दो मॉलिक्यूल ले लें हम इसके, CaOH का होल ट्वाइस OH और OH प्लस CCl3CHO दिखाई दे रहा होगा, CCl3CHO दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, ये आपकी कहानी, ये H और ये आपका बन जाए क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल, CHCl3 अब बनेगा ट्वाइस CHCl3 प्लस देखिएगा HCOO, ऐसे HCOO और हमारे पास Ca है यानी कैल्शियम है, इसका नाम ये बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म। इस तरीके से 4 स्टेप में ये बनेगा, वो आपको एक स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, और इस तरीके से आपको 4 स्टेप में तैयार करना है। ये आपका क्लोरल हो गया, यानी क्लोरल बनता है। क्लोरल का नाम याद रखना, DDT में बहुत ज़्यादा इसका यूज है, प्रिपरेशन ऑफ DDT में इसका यूज हुआ है, मैंने एक सिलेक्शन आपके सामने रखी थी पहले भी। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया एल्कोहल से। तो 4 स्टेप में बनता है, एक स्टेप को अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। पहले ब्लीचिंग पाउडर की पानी से करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन बनेगा, तो ये क्लोरीन एल्कोहल में यूज होगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, HC निकल जाएगा, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया फिर क्लोरीन से करेंगे तो ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और इस ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, ऊपर जो पानी है बुझा हुआ चूना है उसके साथ में ये रिएक्ट होगा, तब बनेगा क्लोरोफॉर्म, और इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। ये आपका जो आपको दिखाई दे रहा है
इस प्रकार से आपका बनता है एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। ये 4 स्टेप में रिएक्शन होती है। आगे एसीटोन से भी मैं बना देता हूँ। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म किस प्रकार से बनाया जाएगा या बनेगा। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3। पहला तो रिएक्शन वही है, पानी वाली, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर की हम करें आपको पानी के साथ HOH के साथ में, तो CaOH यानी CaOH का होल ट्वाइस, ये तो पहली कॉमन रिएक्शन है, प्लस आपका क्लोरीन, ये पहली रिएक्शन। एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, एसीटोन का फॉर्मूला क्लोरीन के साथ में एक स्टेप कम है उस पहले वाले प्रोसेस से। H3 निकल जाएंगे, 3 Cl यहाँ जुड़ जाएंगे, CCl3 COCH3 और प्लस आपका थ्राइस HCl। तो यहाँ पर मैं थ्राइस कर लूँ 6 Cl ले लूँ। इसका नाम होता है ट्राई क्लोरो एसीटोन नाम होता है, या क्लोरीटोन बोलते हैं। ट्राई क्लोरो एसीटोन, ट्राई क्लोरो एसीटोन इसका नाम होता है। ट्राई क्लोरो एसीटोन की रिएक्शन मैं फिर क्लोरीन के साथ करा देता हूँ। ट्राई क्लोरो एसीटोन ये बनने के बाद में इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ मैं करवा देता हूँ। एसीटोन का कोई ज़्यादा विशेष इसमें नहीं है। ट्राई क्लोरो एसीटोन के बाद में डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ में डायरेक्ट यहाँ रिएक्ट कर सकता हूँ इधर साइड में। तो पर इसके 2 मॉलिक्यूल आप ले लें ट्राई क्लोरो एसीटोन के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ जैसे मैंने उसमें भी लिया था, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ, प्लस CCl3 COCH3 और CCl3 COCH3। इस तरीके से अब वही प्रोसेस मैं यहाँ से क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल बना देता हूँ भाई। ये आप देख पा रहे हैं CHCl3, तो ट्वाइस CHCl3, मैं एक यहाँ से एक यहाँ से। अब क्या बचा है यहाँ पर CH3COO, तो CH3COO ऐसे CH3 नीचे से COO और कैल्शियम हमारे पास ये है कैल्शियम एसीटेट, ये यहाँ बना और ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म ये हमारे पास बना। तो क्लोरोफॉर्म के 2 प्रोसेस, एक इथाइल एल्कोहल से लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, एक एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। दोनों प्रोसेस मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। कभी जो पहले पेपर आया करता था यूपी बोर्ड की दृष्टि, जब NCERT नहीं थी, तब प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाई जाती है हर 1 साल की रिपीट होती थी, हर एक के अंतर के बाद में। तो मैं समझता हूँ कि ये रिएक्शन अगर भले ही वो नहीं आती है, पर तैयारी करके हमें कंप्लीट जाना चाहिए। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो हमसे छूट जाए, पर हमें तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका एक छोटा सा फिगर मैं बना देता हूँ और समझा देता हूँ। जैसे मैं बनाऊंगा वैसे इसकी थ्योरी भी आप अपने आप लिख लेना। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मैं इसका फिगर कहते हैं विधि, जिसे हम कहते हैं विधि, मैं फिगर के माध्यम से उसको बता देता हूँ। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और मैं समझता हूँ कि बार बार लिखेंगे तो याद बराबर रहेगा। चलिए मैं इसका फिगर और बना देता हूँ आपको। फिगर बनाने के बाद मैं फिर कुछ बातें आपसे करूँगा, शेयर करूँगा, और उसके बाद फिर ये वीडियो के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से, जितने भी क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगे जितने आने चाहिए, जो बोर्ड में इस बार आने चाहिए, वो मैंने लगभग करा दिए हैं। और अब इसका ये फिगर, एक ये फ्लास्क ले लेता हूँ मैं। फ्लास्क, ये फ्लास्क है इस तरीके से का, ये एक फ्लास्क है। थोड़ा ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस तरीके से राइटिंग भी आप देख पा रहे हैं वैसे ये टेढ़ी मेढ़ी, पर मैं कोशिश करता हूँ इसको बनाने का। ये फ्लास्क है, गोल है, आप अच्छे से गोल बनाइएगा। और इसमें या तो हम एल्कोहल ले लें या फिर एसीटोन लेंगे हम एक ही चीज़, क्योंकि एल्कोहल से अलग प्रोसीजर है, एसीटोन का अलग प्रोसीजर है। तो यहाँ हम एसीटोन का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। एसीटोन को ले लें, 20 ml एसीटोन बहुत है, 20 ml 20 ml एसीटोन का हम यूज़ कर लें। 20 ml एसीटोन ले लें। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ले लें और वाटर ले लें H2O। तो आप वाटर 200 ml ले लें, 200 ml पानी ले लें और 100 ml आपको ब्लीचिंग पाउडर ले लें। तो यहाँ 100, तो इस तरीके से आप तीनों चीज़ आप एक फ्लास्क में ले लें और उस फ्लास्क को एक नली आप यहाँ लगा दें। नली टेढ़ी बड़ा बन रहा है भाई, ये एक नली है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शायद, ये इस तरीके से नली है। और इसको आप एक एडोप्टर से एक कॉक लगा दीजिए ताकि कुछ निकले नहीं एयर वेयर यहाँ से। आप इन तीनों चीज़ों को लेने के बाद में यहाँ पर एक बालू उष्मक है,
बालू उसमें बता देता हूँ क्या होता है। कभी कभी इसका यूज होता है, यहाँ पर इसमें एक पॉट है, उसमें बालू भरी हुई है, सैंड भरा हुआ है, सैंड के पार्टिकल्स भरा हुआ है, और यहाँ पर स्पिट लैंप आपको जल रही है। स्पिट लैंप का यहाँ यूज हो रहा है, ये आपको स्पिट लैंप है और ये आपकी स्पिट जल रही है। कभी कभी ये होता है कि स्पिट कम हो जाए या जलना बंद हो जाए, रुक जाए, तो ये बालू जहाँ पर जिसमें ये पॉट रखा हुआ है आपका, वो टेम्परेचर बराबर देता रहता है ताकि इसकी जो रिएक्शन है वो बराबर चलती रहे। तो इसका यूज ही यही है बालू उष्मक का, कि बालू उष्मक जो आपका होता है, सैंड जो बात जो होता है, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम टेम्परेचर में इसको बराबर मिलता रहे बंद होने के बावजूद कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। ये आपका ढक्कन है ऑन ऑफ करने वाला, शायद अच्छे से कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। जब ये आपका बन रहा है और ये जब जल रहा है, उस समय की जो कहानी है, इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा, वो मैं यहाँ बनाता हूँ। यहाँ आपका ये आपका एडाप्टर है, यहाँ पर नली मुड़ी हुई, यहाँ पर एक एडाप्टर लगा हुआ है ऐसे करके, और यहाँ आपका वाटर कंडेंसर है ये। इसमें चूंकि जो भी वेपर निकलेगी, जो भी गैस निकलेगी क्लोरोफॉर्म की, वो बहुत गर्म होगी, चूंकि गर्म गैस निकलेगी, तो उस गैस को ठंडा करने के लिए यहाँ पर एक एडाप्टर का यूज़ करते हैं, हम इसको कहते हैं एडाप्टर। और यहाँ पर हमारे पास वाटर कंडेंसर है। इस नली के चारों तरफ पानी घूमता रहता है, एक तरफ से पानी एंटर होता है, एक तरफ से पानी निकलता रहता है। यहाँ पर ये वाटर कंडेंसर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ताकि जो गैस है वो कंडेंस हो जाए, ठंडी हो जाए। और यहाँ पर भी एक एडाप्टर लगा देते हैं ऐसे करके, ये एडाप्टर यहाँ लग जाता है, और एडाप्टर का लगने के बाद में यहाँ पे एक रिसीवर, जिसे हम हिंदी में गिराही कहते हैं, वह उसमें पानी भरा रहता है, उस गिराही में क्लोरोफॉर्म को एकत्रित कर लेते हैं। पानी है हमारे पास, और ये पानी है, और यहाँ पे थोड़ा मोटा ये आप देख पा रहे हैं, ये गैस इसके पार्टिकल्स हैं। तो ये आपका बूंद बूंद करके यहाँ निकलता रहता है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस है क्लोरोफॉर्म बनाने का। क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है, तो अब ये स्टैंड में लगा दूँ यहाँ, ताकि रुक रुक ना हो जाए, गिर ना जाए, कहीं कोई धक्का ना मार दे। एक स्टैंड में यहाँ लगा देता हूँ, ताकि इस पर भी कोई धक्का ना लगा दे, भाई हवा में थोड़े रहेगा, ये रहेगा तो स्टैंड पे ही ना। एक स्टैंड में यहाँ लगा देता हूँ, ऐसे लग गया, और एक स्टैंड में भाई यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर स्टॉक लगा दिया, और यहाँ पर एक लाइन आप खींच सकते हैं इस तरीके से। ऐसे कंडेंसर को रोकने के लिए वाटर कंडेंसर को यहाँ पर भी मैं एक लगा देता हूँ, वाटर कंडेंसर यहाँ पर लगा दिया, एक ये ढक्कन ये लगा दिया। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर पानी है, H2O भी है यहाँ, और क्लोरोफॉर्म CaCl3 भी है। तो इस तरीके से ये फिगर है, इस फिगर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बुक्स में भी आपकी मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप यहाँ से आप क्या है, ये आपका फ्लास्क है, ये फ्लास्क है, और ये आपका वाटर कंडेंसर है, वाटर कंडेंसर, और ये आपका एडॉप्टर है, एडॉप्टर, और ये आपका रिसीवर है, जिसमें RECIVER रिसीवर है आपका। बस ये सारे नेमिंग हैं। तो इस तरीके से आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अब लिखना कैसे है आप लोगों को, एक हमने गोल पेन वाला फ्लास्क लिया, उसमें 20 ml एसीटोन लिया, 100 ml ब्लीचिंग पाउडर लिया, 200 ml हमने पानी लिया, उसको एक बालू स्मोक पर गर्म किया। गर्म करने के बाद में इस प्रकार जब हम गर्म करते हैं तो वाटर कंडेंसर से एक गैस निकलती है जो कि क्लोरोफॉर्म की होती है, और उस क्लोरोफॉर्म की गैस को एक रिसीवर में हम एकत्रित कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें पानी भरा हुआ होता है। और उसके बाद जो क्लोरोफॉर्म जो प्राप्त होता है, वो क्लोरोफॉर्म हमारा प्योर नहीं होता है, हमारा इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होता है, और उसको प्योर करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, और अंत में कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा सुखाने के बाद में फिर उसका आसवन करते हैं, और हमें क्लोरोफॉर्म हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रोसेस था पूरा का पूरा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफॉर्म कैसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। हालांकि अब यूपी बोर्ड में ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि NCERT में ये सब है नहीं, पर हो सकता है कि 1% ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप अपने आप इस क्वेश्चन को रिविजन करके जाइए, और जब रिविजन होगा भले ही नहीं आए, पर हो सकता है कोई ना कोई गैसेस, कोई ना कोई रिएक्शन इससे लिंक होती आ जाए, वो आप उनको याद कीजिएगा बेटा। और मेरी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं, आपके अच्छे मार्क्स आए, आप उन्नति करें, आप तरक्की करें, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है इस चैप्टर से लिंक है, जो नहीं आया है, जो मैंने नहीं कराया है, जो आपके नॉलेज में है, और आप उसे समझना चाहते हैं, तो कमेंट्स में आप उस क्वेश्चन को लिखें,
और लिखने के बाद मैं उसका सॉल्यूशन मैं डालूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। ये मेरा दायित्व बनता है। और इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।